राजस्थान की विधानसभाओं में देखा और इसलिए ऐतिहासिक हो गया माननीय सभापति महोदय कि 10 तारीख को जो राजस्थान का बजट पेश किया जाना था, राजस्थान की प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत की लगभग 15,000 एलईडी लगाकर उसको लाइव दिखाने का बंदोबस्त किया गया था। और जब आज मैं इस बजट पर बोलने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूं, तो मेरे साथ भी कहीं ऐसी घटना नहीं हो जाए कि मेरा सहयोगी कहीं पुराना पेपर डाल दे और मैं पहले वाला बजट पढ़ लूं। इसलिए मैंने सोच समझ के 2-3 घंटे से तैयारी करके मेरे इस बजट भाषण को तैयार किया। और जब सरकार की इतनी बड़ी किरकिरी हुई, मैं जब गांव में गया उस बजट के बाद में 80 साल के वृद्ध लोगों से मिला और उनसे मिला। उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती ग्राम पंचायत में ले जाया गया, एलईडी के सामने बिठाया गया। 1.5 घंटे तक राजस्थान की विधानसभा का तमाशा हमने देखा कि जब राजस्थान के मुखिया जिस बजट को पढ़ने के लिए आए थे, उनको पता भी नहीं था कि जो बजट में पढ़ रहा हूं वो 2023-24 का या 22-23 का है। इससे पहले सरकारी नौकरियां, भर्तियों के जो पेपर लीक हुए, उससे राजस्थान शर्मसार तो हुआ ही था, लेकिन ये बजट किस तरीके से लीक हो गया या पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो गई, उससे भी राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने नीचा देखा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ कि बजट पढ़ते पढ़ते कहां से कहां चले गए, यह भी बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं सिर्फ इस बात के लिए कि अभी कांग्रेस बीजेपी बहुत सारी सदन में बातें हुई, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ कमियां थी। सैम लोढ़ा जी, आप जाए नहीं कर पाए, मेरी बात को सुन के जाएंगे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर विराजे, मैं आऊंगा उस बात पर जो आपने भी इंगित किया था। बैठिए, आप बहुत वरिष्ठ साथी है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ कमियां थी। यह सच है कि 24 लाख करोड़ के घोटाले हुए, यह सच है कि हिंदुओं की नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि महंगाई बढ़ते बढ़ते 12% से ऊपर चली गई थी। मैं मानता हूं कि आतंकवादी मजबूत थे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और चीन हमारे ऊपर हावी थे। मैं मानता हूं कि अलगाववादियों की चलती थी। मैं मानता हूं कि विकास दर एक बार को 4% से भी नीचे आ गई थी। मैं मानता हूं कि भगवा आतंकवाद को झूठा प्रचार मिला था। चलो, मैं ये भी मान लेता हूं कि विदेशों से परमाणु और सैन्य सौदों में दिक्कत थी। 10 साल तक कोई बड़े हथियार नहीं खरीदे गए थे। मानता हूं काला धन की एक पैरेलल व्यवस्था से प्रॉपर्टी डीलर खुश थे। माना कि चीन कभी कभार हमारे यहां घुस आता था, सेना का मनोबल कम था। मानता हूं सेना को ओआरओपी नहीं दे पाए थे। माना कि 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। मानता हूं कि लोग खुले में सोच जाते थे। आज की तरह 28 किलोमीटर की तरह प्रतिदिन 12 किलोमीटर हाईवे ही बनते थे। माना कि पीएम की नहीं सुनी जाती थी। मानता हूं व्यापार घाटा ज्यादा था। कोयला, 2G, कॉमनवेल्थ में थोड़ा बहुत देश का नुकसान हुआ होगा। माना कि देश के 2.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। मैं मानता हूं फसल बीमा नहीं था। मानता हूं बड़े उद्योगपतियों को 34 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन दे दिए गए। माना कि होम लोन 11% थे। मकान बनवाना महंगा था। माना कि रेलवे स्टेशन पर गंदगी थी, सुविधाएं नहीं थी। माना कि एक रेस्टोरेंट में खाना महंगा था, वेट 28% के करीब था। हम मानते हैं गौ हत्या आसान था। अवैध बुचड़ खानों पर कोई लगाम नहीं थी। यह भी सही है, जाकिर नाइक बदमाशी करता था। बुखारी के अनुसार काम होता रहा होगा। लोग कभी कभी देश विरोधी नारे भी लगा लेते थे। देशद्रोही कभी कभी भारत का तिरंगा भी जला देते थे। माना कांग्रेस राम मंदिर और हिंदू विरोधी थी। हाँ, माना कि आतंकवादी हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जाती थी। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा, कांग्रेस के टाइम में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपए का था। यह तो मानना पड़ेगा। आइए उससे आगे चलते हैं कि आप और हम, ये विधानसभा का सारा सदन देश पर कांग्रेस के किए हुए उपकार को भी भूल नहीं सकता है। सुनिएगा कि देश पर कांग्रेस के जितने जुल्म हैं उनको भूल नहीं पाएंगे। चीन से पिटे हमारी उसने जमीन पर कब्जा कर लिया। कश्मीरी ब्राह्मणों को दिल्ली में सेटल किया। 2 करोड़ बांग्लादेशियों को देश में रोजगार दिया। कश्मीर में आतंकवादियों का शासन स्थापित किया। अमन की आशा का संदेश देते हुए आतंकवादी छोड़ दिए। सरदारों की संख्या नियंत्रित की। सिंधु नदी के पानी से पाकिस्तान की फसल लहलाई। अफजल, गुरु और कसाब को इज्जत बख्शी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया। पंचशील सिद्धांत से चीन को काबू में रखा। शिमला समझौते से पाकिस्तान को पराजित किया। दामादों को हमेशा सम्मान दिया। और सबसे बड़ा एहसान तो कांग्रेस ने यह किया, गांधी वंश की परंपरा को आज दिन तक उसने मरने नहीं दिया, आज दिन तक जीवित रखा है। और तो और माननीय सभापति महोदय, 1952 के आम चुनाव, 1957 के आम चुनाव, 1962 के चुनाव, 1967 के चुनाव, 1971 के चुनाव, 1977 के चुनाव, 1980 के चुनाव, 1984 के चुनाव, 1991 के चुनाव, 2004 के चुनाव और 2009 के चुनाव,
इन चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और लगभग ये शासन 55 साल का था और इस 55 साल के शासन में भी वो कहते रहे कि हमें और मौका दो। 55 साल के शासन के बाद भी ये कहते रहे कि हमें और मौका दो, इस देश की दशा और दिशा को बदल देंगे। और मैं याद करना चाहूंगा, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, इतनी लंबी चौड़ी पीढ़ी ने उससे लेकर आज दिन तक बेरोजगारी हटाने का, गरीबी हटाने का नारा दिया। 55 साल शासन करने के बाद थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना और 2014 तक आपने शासन किया, उसके बाद भी आप एक ही नारा देते रहे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटी नहीं है। ये आपकी उपलब्धियां हैं जिससे पूरा देश देख रहा है। और माननीय सभापति महोदय, इससे आगे मैं निवेदन करूंगा कि अभी मोदी के बारे में माननीय संयम लोढ़ा जी बहुत बोल रहे थे। मैं कुछ बातें बताऊंगा, अगर उनमें सच बात हो, अगर कोई झूठ भी हो तो आप बता सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर मोदी राम मंदिर बनवाता है जिससे आप बहुत तकलीफ है, तो मोदी IIT, IIM और एम्स भी बनवाता है। मोदी अगर लॉकडाउन लगाता है तो मोदी 80 करोड़ परिवारों को फ्री राशन देता है, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भी घोषित करता है। मोदी ताली थाली बजवाता है तो मोदी वैक्सीन भी बनवाता है। मोदी दिए मोमबत्ती जलवाता है तो मोदी 18,000 गांव में बिजली भी पहुंचाता है। मोदी अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाता है तो मोदी वार ऑफ मेमोरियल भी बनवाता है। मोदी अगर भाजपा कार्यालय बनाता है तो मोदी नया संसद भवन भी बनवाता है। मोदी अगर रोहिंग्याओं को भगाता है तो मोदी कश्मीरी पंडितों को भी बसाता है। मोदी अगर 10 लाख का सूट बूट पहनता है, उसकी नीलामी करके उसका सारा पैसा चैरिटी में दान करता है। ये नरेंद्र मोदी जी है। मोदी अगर राफेल खरीदता है तो मोदी अपना ब्रह्मोस्त्र भी बेचता है। मोदी तेजस को PPP मोड पर चलाता है तो मोदी गतिमान और बुलेट ट्रेन भी चलाने को बोलता है। मोदी कुछ स्टेशन PPP मोड पर करता है तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी बनवाता है। और मोदी अगर टोल टैक्स वसूल करता है तो मोदी 14 लेन हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, अटल टनल, बोगीबिल ब्रिज भी, और कल परसों आपने देखा होगा दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का लोकार्पण भी इसी मोदी जी ने किया है। और तो और माननीय सभापति महोदय, मोदी जी अगर आप बात करें कि पेट्रोल डीजल महंगा करते हैं तो मोदी जी ईरान का वो 45,000 करोड़ रुपए का चुकाता है जो कांग्रेस के सरकार के समय में भारत पर कब्जा था, उसको चुकाने का काम मोदी जी करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कभी आपात स्थिति आ गई, उसके फ्यूल को रिजर्व रखने का पैसा भी मोदी जी अपने यहां से देते हैं। और आप कहते हैं कि मोदी सिलेंडर गैस महंगा करते हैं, तो मोदी जी लगभग देश के 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला के माध्यम से मुफ्त के अंदर सिलेंडर भी देते हैं। मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन अगर चलाते हैं तो 12 करोड़ शौचालय बनाकर देश के गरीबों को उसके जीवन स्तर को उठाने का काम करते हैं। मोदी अगर CA NRC CA भी लेके आते हैं तो मोदी पाकिस्तान विस्थापितों को भारत में बसाने का काम करते हैं। मोदी चाइना की कंपनियों को भगाता है। राजस्थान के बजट के बारे में कुछ बोलिए। एक मिनट, मोदी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया भी लेके आता है। मोदी नोटबंदी करता है तो मोदी डिजिटल पेमेंट नई करेंसी लेके आता है। मोदी चाइना की ऐप बंद करता है तो स्वदेशी नाविक सैटेलाइट लेकर आता है, सैटेलाइट लेके आता है। चाइना पाकिस्तान को आंख दिखाता है तो मोदी डोकलाम सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है। मोदी अगर खुद को हिंदू कहता है तो आप जैसे कांग्रेस आदमियों को घर घर घाट घाट मंदिर घुमाने का काम भी यही नरेंद्र मोदी करता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये जो आप लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, ये जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ी देर के लिए रुकिए, आप सुनिए तो सही एक बार। माननीय सभापति महोदय, जिस राजस्थान सरकार के बजट पर जो आपने केंद्र की और राज्य सरकार की तुलना किया, मैं इस शेर के साथ में राजस्थान सरकार के 4 साल के कार्यकाल की तुलना करूंगा, आने वाले समय को बताऊंगा। कहा है कि दुर्योधन कितने दिन मौज करेगा, दुर्योधन कितने दिन मौज करेगा, समय अश्वारूढ़ है, जनता कृष्ण है। कल अज्ञातवास पूरा होगा, कल अज्ञातवास पूरा होगा, फिर रण बड़ा भयंकर होगा। तेरे ही पासों से तेरा संगार होगा, तेरे ही पासों से तेरा संगार होगा। मैं बना अभिमन्यु पर चक्रव्यूह पार होगा। इसी कांग्रेस के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनकर 2023 के आने वाले चुनाव में यह सुपड़ा साफ कांग्रेस का होगा। और जिन नीतियों के आधार पर कांग्रेस ने पिछले 4 सालों के अंदर राजस्थान की जनता के साथ में जो अन्याय किया है, उसके बारे में माननीय सभापति महोदय मैं आपको कहता हूं। और जो कल परसों हमने देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, मैं अभी बोल रहा था, सारे लोग आप भी कह रहे थे, मोदी ने इसीलिए ठीक कहा था कि एक अकेला इसीलिए भारी है। मोदी जी ने ठीक कहा था कि जब देश के चिंतन की बात आती है, राष्ट्र के विकास की बात आती है, तब सारे के सारे राष्ट्रद्रोही एक साथ इकट्ठा होकर उस बात का विरोध करते हैं।
उसको इस बात का भी पता नहीं, जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री अपने विकास की बात को करता है, उसको सुनने की हिम्मत अगर अपने अंदर नहीं हो तो फिर किस बात की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने अभिभाषण में कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए का जो कार्यकाल था वो इतिहास में घोटाले के कार्यकाल के कारण याद रहेगा। और याद कीजिए 2008 से लेकर 2013 के इतिहास की राज्य सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में जाना जाएगा राजस्थान के अंदर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने इस बजट के अंदर, मैं बिंदुवार कुछ प्रमुख बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने इसे बिंदु संख्या 2 में लिखा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण 80% से अधिक बजट घोषणाएं धरातल पर आज दिन तक हमने पूरी कर ली है। मैं ऐसे ही निवेदन करूंगा कि 2013 के अंदर जब बजट आपने प्रस्तुत किया था, आपकी पिछली सरकार का अंतिम बजट, उसमें भी आपने ऐसे लोक लुभावन घोषणा की थी और नतीजा क्या रहा था? 2013 के चुनाव के अंदर मात्र 21 सीटों के साथ में आपको विपक्ष का नेता भी नहीं मिला था उस समय। और ये ऐसी कैसी घोषणा आपने इस बार करी है और आपके पास में वक्त बता 6 महीने का। इन 6 महीने के अंदर आपने ये जो घोषणाएं आपने की, बजट अच्छा हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री दिल बड़ा है, घोषणा अच्छी हो सकती है, लेकिन ये घोषणा किस प्रकार ये अपने चुनाव से पहले पूरी होगी कि नहीं होगी, इसका भगवान ही मालिक है और राम जी ही जानते हैं। इसलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में आपने दिया, मैं निवेदन करूंगा उप परिवहन कार्यालय जेतारण के अंदर, उप तहसील कार्यालय आनंदपुर काड़ू, गिरी सुमेल ऐतिहासिक युद्ध की पेनोरमा बनाने के लिए गिरी में 50 लाख रुपए, सीएससी जेतारण को 50 से 100 बेड में क्रमोन्नति, जेतारण निम्बोल की सड़क, पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत किया बर सीएससी को, पुलिस चौकी बर को पुलिस थाना में क्रमोन्नत किया और टुकड़ा के अंदर नई पुलिस चौकी लगाई। ये पिछले 4 वर्ष के बजट में माननीय सभापति महोदय मेरे विधानसभा क्षेत्र में दिए। अब इसमें देखो, उप परिवहन कार्यालय किराए की दुकान में चल रहा है, उप तहसील एक पुराने पंचायत के किसी भवन के अंदर, स्कूल की छोटी सी बिल्डिंग के अंदर चल रहा है। गिरी सुमेल पेनोरमा जो 50 लाख दिया था, उसमें कितनी राशि लगी, कितना क्या हुआ, सरकार की तरफ से कोई अता पता नहीं। सीएससी जेतारण के अंदर 50 से 100 बेड की जो स्वीकृति थी, आज दिन तक मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सा मंत्री महोदय को, उन्होंने काफी डॉक्टर्स तो लगाए, लेकिन अभी भी जरूरत है कि वहां जैसा सीएससी आदर्श सीएससी है जो हमने हमारे विधायी कोटे से कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर 2-2 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट दिए, लेकिन आज भी चिकित्सा स्टाफ नहीं होने के कारण, डॉक्टर्स नहीं होने के कारण, स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण, मेडिकल स्टाफ नहीं होने के कारण वो इक्विपमेंट काम नहीं आ रहे। आपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि प्रत्येक सीएससी पर डायलिसिस मशीन शुरू करेंगे। मैंने 2 साल पहले मेरी जेतारण सीएससी पर डायलिसिस की मशीन दे दी, लेकिन बड़े ताज्जुब के साथ मुझे कहना पड़ा कि 2 साल में उस डायलिसिस मशीन को शुरू नहीं कर पाए। और मैंने कहा था कि मैं इसके ऑपरेटर के लिए मेरी एक फाउंडेशन के माध्यम से पैसे दे दूंगा, आप गरीब लोगों को इलाज के लिए डायलिसिस मशीन को शुरू करवा दीजिए, लेकिन प्रशासनिक विफलता के कारण, सरकार के फेलियर के कारण वो मशीन शुरू नहीं हो पाई है। और पूरे राजस्थान में मुझे लगता है किसी सीएससी पर अगर कोई डायलिसिस मशीन शुरू हुई हो तो माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे अपना, उस समय ये बताएं। और इस बार आपने इस बजट के अंदर जेतारण विधानसभा के अंदर जेतारण में मेरी जो मांग थी खेल स्टेडियम की, वो आपने स्वीकृत की। लांबिया से पुष्कर सीमा, मैं बजट पे बात करूंगा, मैं बजट पे, लांबिया से पुष्कर सीमा पर कुड़की तक 20 किलोमीटर 15 करोड़ रुपए की, झाला की चौकी से जस्सा खेड़ा वाया बगड़ी कलाड़ तक 40 किलोमीटर, फालका से कुड़े 8 किलोमीटर 6 करोड़ रुपए और आनंदपुर काड़ू पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत कर दिया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन रहेगा, ये घोषणाएं तो आपने कर दी, लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष लगेगा अप्रैल मई के अंदर, इनके शीघ्र से शीघ्र एफएस निकालकर ये काम धरातल पर लग जाए, टेंडर लग जाए और वित्तीय स्वीकृति होने के बाद भी काम शुरू हो जाए, तब इन घोषणाओं की महत्ता जनता के बीच में रहेगी। और इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, कुछ हमारी जो मांगे हैं कुछ रह गई है। हमारे बार काउंसिल बर के अधिवक्ता पिछले काफी दिनों से हड़ताल है, उनकी डिमांड है कि एडीजे कोर्ट जो है वो बर के अंदर खोला जाए। तो मेरी सरकार से मांग रही कि एडीजे कोर्ट बर में खोला जाए। और एक कन्या महाविद्यालय, हमारे जो बर क्षेत्र आसपास में लगभग आधे से अधिक संख्या में स्कूल कॉलेजों के अंदर हमारी बहनें पढ़ती है, उनको सुविधा हो इसलिए एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा भी बर या जेतारण के आसपास अगर कहीं करें, माननीय मुख्यमंत्री, बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारी एक सेंद्रा बहुत वर्षों से उप तहसील के रूप में काम कर रही है, मेरा निवेदन रहेगा कि सेंद्रा उप तहसील को तहसील में अगर क्रमोन्नत कर दें तो मगरा क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। जेतारण में टाउन हॉल नगरपालिका क्षेत्र के लिए निवेदन है। और एक जेतारण एडिशनल एसपी कार्यालय के निवेदन है कि यहाँ जिला मुख्यालय लगभग 100-125 किलोमीटर पड़ता है, पुलिस को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए एडिशनल एसपी कार्यालय जेतारण के अंदर, एक सहायक खनिज अभियंता कार्यालय जेतारण में अगर हो जाए तो यहाँ 4 बड़े सीमेंट के प्लांट हैं, मिनरल्स हैं, स्टोन क्रैशर है। बस 2 मिनट खत्म कर रहा हूँ, मेरा 15 मिनट का समय है, 15 मिनट का समय मेरा उसमें खत्म हो
आपका समय हो गया 15 मिनट, और 1 मिनट में समाप्त पिछली बार आपने जो मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल सड़कें दी थी 10 करोड़ की, मुझे लगता है एक भी सड़क और अभी तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हुई है। और इस बार भी आपने स्वीकृति दी है, घोषणा दी है। और मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि पिछली बार भी आपने कहा था प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर 10 करोड़ की मिसिंग नॉन पैचेबल सड़कें देंगे। इस बार भी आप विधायकों की अनुशंसा के आधार पर ये सड़कें स्वीकृत करें। और कानूजा के अंदर मैंने पहले भी निवेदन किया था, माननीय सभापति महोदय, जिस आसन पर आप विराजमान हैं, इसी आसन पर कभी स्वर्गीय हीरा सिंह जी चौहान साहब विराजते थे। 3 बार रायपुर से विधायक रहे, आपकी पार्टी कांग्रेस से विधायक रहे, कांग्रेस से विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। उनकी स्मृति में अगर उनके पैतृक गांव कानूजा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण अगर उनके नाम से हो जाए, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती। क्योंकि रावत समाज का बहुत बड़ा नाम, जिनको शेरे मगरा कहा जाता है, रावत रत्न कहा जाता है, उनके नाम से। और उसके साथ माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात, जो सेटलमेंट के बाद में जो मेरा क्षेत्र मगरा है, मगरे की रायपुर पंचायत समिति, उसके अंदर एक कमेटी बनी हुई, उसमें 5 बीघा से कम जमीन, जो सरकारी जमीन है सारिया, वहां लोगों के पास खुद की खासदारी जमीन नहीं है, तो एक कमेटी बनी हुई है। उसमें एक नियम भी बना हुआ है हमारी बीजेपी की सरकार वसुंधरा जी के समय, कि 5 बीघा से कम जमीन जिनके पास सरकारी अतिक्रमण है, उसमें जो पक्का मकान बना उसको पट्टे दे, और जो कृषि भूमि है उसको नियमन खासदारी अधिकार देकर उनको राहत देने का काम भी करे। मैं पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन सरकार, जिसमें कमेटी का मेंबर मैं भी हूं, उपखंड अधिकारी भी है, तहसीलदार भी है, बीडीओ भी है, तो ऐसा एक आदेश पारित करें जिससे उनको फायदा मिले। और साथ में एक बात, जो जंगलिया जाति है माननीय सभापति महोदय, वो आज की तारीख में जनरल कैटेगरी के अंदर है। अब वो इतने तो पिछड़ा हुआ वर्ग है जिनको कोई पता ही नहीं चलता, शैक्षणिक सुविधा उनको नहीं मिलती, आर्थिक आधार पर भी कमजोर है, तो उनको कम से कम एसटी या एससी के अंदर अगर ले लें तो जंगलिया जाति के जितने भी लोगों को फायदा मिलेगा। और जो रायपुर पंचायत समिति के अंदर शहीद परिवार हैं, जो प्रत्येक जो शहीद हुए उनके नाम से उनके जो पैतृक गांव के अंदर स्कूलों का नामकरण हो, और उनके जो मूर्ति अगर नहीं लगी है तो उस गांव के अंदर उनकी मूर्ति लगाएं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रेम सिंह जी बाजोर साहब को, जो पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने खर्चे से पूरे राजस्थान के अंदर माननीय सदस्य शहीदों की मूर्तियां लगाई है। तो कम से कम राजस्थान सरकार ऐसा नियम बनाए। हम एमएलए कोटे से पैसे देना चाहते हैं, लेकिन सरकारी योजना में जिला परिषद अनुमति नहीं होने के कारण वो मूर्तियां नहीं लग पाती है, और शहीदों के साथ में सम्मान नहीं होता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप कम से कम ऐसा काम करें जिसमें शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित हो सके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय 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 तारा।